Hello everyone, welcome to this master class of colligative properties. Myself Chaitanya Rastogi from Vidya Mandir classes and we are in association with Doubtnut. So today we will discuss colligative properties. Colligative term is originated from the collection of particles. So these properties depend upon the collection of the particle, not on their chemical or physical properties. They depend upon the number of particles only. तो हम लोग इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले लिख लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो लिख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend upon which depend entirely which depend entirely upon the number of particles of the of the solute of the solute in a known volume of solution of a given solvent. नोन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी. एंड नॉट एट ऑल, इसे अलग पेन से लिख लेते हैं जिससे याद रहे. एंड नॉट एट ऑल अपॉन द नेचर ऑफ द composition ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, कंपोजिशन कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, केवल नंबर पे डिपेंड कर रही हैं. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती किसकी हैं? डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे. और होती किसकी हैं ये प्रॉपर्टीज? होती हैं सॉल्वेंट की. ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि these properties in fact depend upon the nature of solvent. ठीक है, और these properties are of a solvent in a given solution. These properties can be rightly regarded as these properties can be rightly regarded as the properties of solvent in a given solution are the properties of a solvent in a given solution. तो properties किसकी हैं? ये solution की, solvent की properties है in a given solution. ठीक है, और जो इसमें सोल्यूट चूज करते हैं हम लोग, सोल्यूट दो तरह का ले सकते हैं. सोल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सा हो सकता है सोल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कौन सा? एक तो वोलेटाइल सोल्यूट और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो हम इसमें जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो हम सोल्यूट जो लेंगे वो हमेशा इनवेरिएबली हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग सोल्यूट लेंगे नॉन वोलेटाइल. तो इस बात को भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि हमें जो चीज चूज करनी है वो क्या है. द सोल्यूट is invariably taken as non-volatile ठीक है, सोल्यूट कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा. एंड द सोल्यूशन इज
and the solutions are dilute solutions. तो ये प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ colligative properties. 4 types of colligative properties. Number 1 is lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Number 2, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Number 3 is depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. And fourth is osmotic pressure. And fourth is osmotic प्रेशर। तो हम लोग एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द फर्स्ट हेडिंग विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि जब हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर applied. Vapor pressure is the pressure applied on the walls of container when there exists an equilibrium between the liquid phase and vapor phase. तो वेपर प्रेशर लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम में है तो उस स्टेज में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जो वेपराइज होना चाहते हैं अब वो वेपराइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऊपर से स्टिक कर गई है, जिसकी वजह से उनका वोलेटाइल कैरेक्टर कम हो जाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल when a non-volatile solute is dissolved in a liquid, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution becomes lower as compared to pure solvent। तो हो क्या रहा होगा कि अगर हम इसे फिगर से देखें तो एक क्लोज कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, इसमें कुछ लिक्विड होगा और कुछ वेपर्स होंगे लिक्विड के, ठीक है, कुछ वेपर्स होंगे लिक्विड के। अब जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मान लिया हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो बेसिकली फिनोमेना पहले क्या हो रहा था? फिनोमेना हो रहा था कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था। लिक्विड और
वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आया, तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आया वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। तो जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है उसे वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा। इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम लोगों को राउल्ट लॉ पहले से आता है, तो फ्रॉम राउल्ट लॉ हम लोग लिख सकते हैं, ये प्री रिक्विजिट है कि राउल्ट लॉ हम लोगों को आना चाहिए, तो हम लोग राउल्ट लॉ से लिख सकते हैं, फ्रॉम राउल्ट लॉ, फ्रॉम राउल्ट लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी ए नॉट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मीन्स सॉल्वेंट। ठीक है, ए को हमने सॉल्वेंट ले लिया। पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, एंड एक्स ए या जाई ए कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए which is xa is equals to na upon na plus nv, and we have taken the solution as binary solution, we have taken the solution as binary solution, हमने binary solution चूज किया है। तो जो xa है वो na upon na plus nb होगा, ये हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें हम कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं और ये देखते हैं कि लोरिंग कैसे हुई। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, केवल ध्यान देने की बात है, थोड़ा ध्यान दोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, ऐसा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हम यहाँ आ गया माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ए पी ए नॉट। नाउ एडिंग पी ए नॉट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, पी ए नॉट ऐड कर लिया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी ए नॉट। तो अगर हम इसे पी ए नॉट को कॉमन ले लें, तो ये वन माइनस एक्स ए हो जाएगा, और वन माइनस एक्स ए को हम लिख सकते हैं एक्स बी पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट, क्योंकि हमें पता है एक्स बी पी ए नॉट, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, सम वन के बराबर होता है, तो हम यहाँ से इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज आर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब पी ए नॉट ओरिजिनल प्रेशर था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का, पी ए नॉट हमारे पास क्या था, ओरिजिनल प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, उसमें कितना डिक्रीज हुआ ऑन एडिंग बी। तो देखो एक्स बी के प्रोपोर्शनल आ गया। अगर हम इसे लिखें तो ये पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट लिख सकते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वल टू एक्स बी। अब ये देखो कि जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी है, सॉल्वेंट की है, पीए भी सॉल्वेंट का है, पीवी पीए नॉट भी सॉल्वेंट का ही है, लेकिन एक्सबी कितना है, मोल फ्रैक्शन किसका है, सोल्यूट का, एक्सबी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, एक्सबी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, सॉल्वेंट की, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की, लेफ्ट हैंड साइड पे पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, और वो डिपेंड किस पे करे, इक्वल टू किसकी आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, यानी मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने लगी। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने क्या लिख लिया इसे,
हम लोग इसे फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, तो पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे दे विल बी वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो वी कैन राइट Na plus Nb as approximately equals to Na। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू आ गई एन बी बाय एन ए, वेयर एन बी इज द ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एन ए इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम इसी को लिख लें फिर से, तो इसे हम लिख सकते हैं वेट इन ग्राम्स ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट इन ग्राम्स ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर्स देंगे। ये रिजल्ट हमें क्या देगा, अप्रोक्सीमेशन। हम अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों देगा, क्योंकि हमने पहले ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया क्या, कि Na प्लस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। इससे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेंगे। अब अगर हम चाहते हैं, हम एक्चुअल आंसर निकालना चाहते हैं और प्रिसाइज निकालना चाहते हैं, क्योंकि Na प्लस एनबी को हम Na नहीं लिखना चाहते, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को फिर से री इस्टेब्लिश किया। तो हमने क्या किया, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी था। तो हमने क्या किया, इसे हमने रिवर्स कर लिया, वन अपॉन कर लिया पूरे फॉर्मूले को। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन करने के बाद पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। दोनों तरफ माइनस वन कर लिया। तो जरा एलसीएम ले लेते हैं भाई, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एन बी। ठीक, तो ये पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो गया, एन बी से एन बी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया पी ए अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। और अब मैथमेटिक्स का मजा देखते हैं हम लोग, कि हम लोग इसे लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए, अगर फिर से वन अपॉन कर दें अपॉन पी ए, दैट इज इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया और लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट में यहाँ पे पीए है, ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे पीए नॉट नहीं है। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो दो एग्जैक्ट फॉर्मूले हमारे पास दो एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं। दो एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए। और एक ऊपर हमने लिखा था पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये भी हमारे पास कैसा फॉर्मूला था, ये भी एग्जैक्ट फॉर्मूला था। ये भी एग्जैक्ट फॉर्मूला था हमारे पास में। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो हमने एक बात एकदम इसे ध्यान रखनी है और कभी नहीं भूलनी है कि ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस या सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑन एडिंग। इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्या, कि on adding a non-volatile solute on adding a non-volatile solute
the vapor pressure of solvent decreases. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी इसे जाने नहीं देंगे अपने पास से, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल इससे रिलेटेड अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेंगे भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Boiling point of a liquid is that temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of atmospheric pressure. The vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। डेफिनेशन भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वाइवा में खूब पूछी जाएंगे ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the boiling point of the liquid is the temperature at which its its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो डेफिनेशन हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के वेपर प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल 1 एटीएम होता है, मतलब मींस अगर हम हिली एरिया पे ना जाए तो। ठीक है, तो अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, सपोज हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मान लो हमने नमक डाल दिया पानी में, तो नमक डालने से होगा क्या कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर सडनली डिप्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है ना कि वेपर प्रेशर में क्या होती है, लोअरिंग होती है। एंड व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स लो देन यू नीड टू हीट मोर टू अप्रोच दैट वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Means when you add non-volatile solute to a solution or solvent, its vapor pressure decreases, right? So you need to heat more to produce same amount of vapors which can exert a pressure of 1 atm. So automatically you need to heat more, means you are providing more temperature. That means the boiling point increased. Okay, so I'll write it down that since we'll write it since the addition of since the addition of a non-volatile addition of a non-volatile solute addition of a non-volatile solute lowers the vapor pressure lowers the vapor pressure of the solvent lowers the vapor pressure of the solvent lowers the vapor pressure of the solvent, so it must be heated, so it
must be heated to a higher temperature, to a higher temperature, जो मैंने बात कही आई एम राइटिंग द सेम थिंग, to a higher temperature, to a higher temperature to make it, to make its vapor pressure, to make its vapor pressure equal to the atmospheric pressure. तो क्या होगा, अब हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, therefore the boiling point increases, therefore the boiling point increases, therefore the boiling point increases. boiling point क्या हो जाता है, increase हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब हमें सेम वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा. ठीक, तो हम लोग लिख लें टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी. ठीक है, वेयर टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है. किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. अब एक सवाल ये उठता है कि हमने मोलैलिटी ही क्यों चूज की, व्हाई वी डोंट चूज मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी. तो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर small change in temperature, small change in temperatures. ठीक, तो टेम्परेचर कम चेंज होगा, मतलब हम ये मान रहे हैं जो हमारा सॉल्यूट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं कर रहा है. वी आर एज्यूमिंग दैट द सॉल्यूट इज नॉट एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग ऑन हीटिंग. सो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया. तो जब हम डेल्टा टीबी लिखते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं केबी इंटू मोलैलिटी इज स्मॉल एम, वेयर केबी इज कॉल्ड, where Kb is called the molar elevation constant, where Kb is called, where Kb is called the molar elevation constant और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBUI, EBUI स्पेलिंग क्या बोल रहा हूँ, EBUI डबल LIOSCOPIC, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होते हैं. और जो केबी है वो डिपेंड किस पे करता है, केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, केबी इज अ कांस्टेंट ठीक है, एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ठीक है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज केबी की वैल्यू अगर हम लिखें तो आर टी बी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल वी.
where LV is called the latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization and R is universal gas constant. ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक। और जो इसे हम लिखेंगे एलवी की वैल्यू वो ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम में लिखेंगे, कैलोरीज पर ग्राम में लिखेंगे। तो अगर हम डेल्टा टीवी को लिखें तो डेल्टा टीवी हमारे पास क्या था भाई, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। और अगर हम एम को लिख दें तो एम क्या है, मोलैलिटी, तो ये हो जाएगा केबी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख देता हूं पूरी बात लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई। तो हमें एक बात और समझ में आ गई, क्या, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हम लोगों ने एक एक्सिस ले ली, एक एक्सिस ले ली, यहाँ पे टेम्परेचर लिख लिया और यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो दो तरह के कर्व हमें मिले। मैं दोनों कर्व पहले बना देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये दो कर्व मिले हमें। और जो 1 एटीएम प्रेशर है, जो 1 एटीएम प्रेशर है, जो 1 एटीएम प्रेशर है वो कहीं यहाँ पे है, ये 1 एटीएम है, ये 1 एटीएम प्रेशर है। तो अगर हम ये बात कहें कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, और जिसका टेम्परेचर कम आ रहा है वो सॉल्वेंट है। तो ऊपर वाला कर्व किसका हो गया, सॉल्वेंट का, और नीचे वाला ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। और इस जो टेम्परेचर रेंज को हम लोग कहेंगे वो डेल्टा टीबी कहेंगे। ये हमारा टीबी हो गया और ये टीबी नॉट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर जिसका कम है, कम टेम्परेचर पे जो 1 एटीएम पहुंच गया वो क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। और जो ज्यादा टेम्परेचर पे सेम 1 एटीएम तक पहुंचा वो क्या है, वो हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज मिला दी हैं या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, जिससे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ है। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द थर्ड नंबर, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड नंबर इज depression in freezing point. Depression in freezing point। तो भाई जैसे हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन सीखी थी, वैसे ही हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सोचनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ज्यादातर लोगों को पता होती है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मन में सोचना, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आती है हमें। डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं ध्यान से कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, उस पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। जब बॉइलिंग हो रही थी तो वेपर और लिक्विड थे तो उन दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हुए। अब क्या लिक्विड और सॉलिड है तो उन दोनों के वेपर्स
का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट at freezing point of a liquid, at freezing point of a liquid, at freezing point of a liquid, there exist there exist an equilibrium there exists an equilibrium between there exists an equilibrium between the solid and the liquid, so that so that the vapor pressure the vapor pressure of the solid the vapor pressure of the solid phase and the liquid phase and the liquid phase are equal। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर कैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो मुझे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाइवा के लिए अगेन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो लिक्विड से सॉलिड में जाने की टेंडेंसी तो हो गई कम, जबकि सॉलिड से लिक्विड की तरफ आने की टेंडेंसी हो गई ज्यादा, मतलब सेम रही, ज्यादा नहीं हुई, सेम रही। दोनों तरफ इक्विलिब्रियम चल रहा था, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम चल रहा था ना, तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड दोनों जा रहे थे। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो लिक्विड में डाला, तो लिक्विड में जब डाला तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हुआ, यानी कि लिक्विड की सॉलिड में जाने की टेंडेंसी हो गई कम, जबकि सॉलिड से लिक्विड बनने की टेंडेंसी हो गई ज्यादा। तो सॉलिड से लिक्विड ज्यादा बनने लगा, तो हमें कूल करना पड़ेगा सॉलिड को सॉलिड रखने के लिए। सॉलिड को सॉलिड रखने के लिए हमें फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन अ रिएक्शन टेंड्स टू means equilibrium is disturbed and the reaction tends to move in first in one direction, then the effect of the reaction should cause the means हम लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, वो डिमिनिश हो जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कहें, इसे लिख लेते हैं इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है, रादर वी वुड से द वेपर्स ऑफ सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। सॉलिड के वेपर्स में और लिक्विड के वेपर्स में क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो लिख लेते हैं व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when the non volatile solute is added to the liquid। देखो इस पॉइंट को समझने में ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान से देखना। लिक्विड, द escaping tendency the escaping tendency of the solvent the escaping tendency of the molecules solvent molecules from liquid to solid phase diminishes, whereas the reverse escaping tendency
the reverse escaping tendency from solid to liquid remains same or unaffected. तो इससे होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जब भाई सॉलिड से लिक्विड की तरफ रिएक्शन जाती जाएगी, देखो लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जाती जाएगी, तो होगा क्या कि धीरे धीरे सॉलिड के क्रिस्टल डिसॉल्व होंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए वी नीड टू कूल द सॉल्यूशन सो एज अगेन द इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो देयरफॉर लिख लेते हैं, इस बात को पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि ये समझने में बहुत दिक्कत होती है। लैंग्वेज लिखी रहेगी तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि द सॉल्वेंट crystals therefore begins to dissolve in order to prevent in order to prevent in order to prevent in order to prevent this and restore equilibrium we must favor the solid phase, right? We must favor the solid phase. This is done by decreasing the temperature. This is done by डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमने कम कर दिया और टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, जो फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा वो अब कम हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होगा क्योंकि फिर से टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। जैसा के बी इंटू एम था वैसे ही के एफ इंटू एम है फॉर्मूला, तो बस बी की जगह एफ करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। एंड के एफ इज कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं इसे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिर से के एफ की वैल्यू आर इंटू टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ होगी, वेयर एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूलेज हैं, हमें रिवाइज करने हैं और बढ़िया से इन्हें याद रखना है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी किसमें, कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 2 कैलोरीज में। कैलोरीज में कितनी होती है 2। तो फिर से अगर हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना लें, तो हम लोग फिर से ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख लिया और यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर लिख लिया। अब इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ देखना कैसा बनता है।
ठीक, अब इस पॉइंट पे कहीं पे हमारा फ्रीजिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे पहले क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक, इसको हम कहेंगे डेल्टा टीएफ, तो ये टीएफ हो जाएगा और ये टीएफ नॉट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन है ये। अब एक बात ध्यान रखने की ये है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी फ्रीज नहीं होते, जो फ्रीज आउट होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही फ्रीज आउट होते हैं। सॉल्यूशन पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी फ्रीज आउट नहीं होते हैं। तो कौन फ्रीज हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रीज हुए, राइट। ठीक, नाउ विल मूव टू द थर्ड fourth colligative properties, and the fourth colligative property is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें बात करनी पड़ेगी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें बात करनी पड़ेगी ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस लिख लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है भाई, ऑस्मोसिस हम लोगों ने, सब लोगों ने देख रखी है। हम लोगों ने किशमिश खा रखी है, हम लोगों ने नींबू को पानी में डाल के उसे फूलते हुए देखा है, ठीक है। और हम लोगों ने, तो हम लोगों ने किशमिश को देखा है, नींबू को पानी में जाते हुए देखा है, और ऑस्मोसिस में हम लोगों ने और भी फिनोमेना देखे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल पैसेज नहीं होते हैं, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही पैसेज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लिख लेते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कि द सेलेक्टिव पैसेज the selective passage of solvent molecules of solvent molecules through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, semi-permeable membrane from a dilute solution to a concentrate solution, to a concentrate solution, to a concentrate solution is called osmosis. डाइल्यूट सोल्यूशन क्या करें, जिसका कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, किसका पैसेज, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। किसका पैसेज, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है केवल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल से मूव कर रहे हैं, अदर वे भी मूवमेंट होता है, लेकिन जो नेट फ्लो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, लिख देते हैं इस बात को भी, दोनों बातें कंप्लीट कर लेते हैं। द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव in both the directions, however the net flow, however the net flow is from low concentration
to high concentration solution, low concentration to हाई कंसंट्रेशन। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि ऑस्मोसिस कंटिन्यूज till the concentration of both the compartments become nearly same। ठीक है, become nearly same। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये तो ऑस्मोसिस बात हो गई भाई, हम लोग पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, तो हमने पहले देखा कि ऑस्मोसिस असल में होती क्या है। जब हमें ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगी तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे किसी के बारे में। तो हमने ऑस्मोसिस के बाद अब बात करनी है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर is that pressure which is required to just prevent osmosis। मतलब ऑस्मोसिस रोकने के लिए जिस प्रेशर की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो लिख लेते हैं इस बात को कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to the minimum is equals to the minimum external pressure minimum external pressure minimum external pressure applied on the solution side just to prevent osmosis when the solute and the solvent solution is separated, when the solution is separated from pure solvent through a semi permeable membrane semi through a semi permeable membrane semi permeable लिखना है, membrane थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो सोल्यूशन साइड पे लगाएंगे जिससे ऑस्मोसिस ना हो सके। ऑस्मोसिस हमें होने नहीं देनी है भाई, ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस हमें होने नहीं देनी दोस्तों, ठीक है। तो अब जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे, जैसे आइडियल गैसेस के लॉ थे, आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल गैसेस के लॉ थे, वैसे ही हम लोग लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ osmotic pressure। तो फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स want ऑफ लॉ। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स want ऑफ लॉ। बॉयल्स want ऑफ लॉ। बॉयल्स want ऑफ लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बॉयल्स want ऑफ लॉ क्या कहेगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर
The pressure osmotic pressure is represented by pi of a solution is directly proportional to its concentration तो हम लिख दें पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और वेयर सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी वेयर एन इज नंबर ऑफ moles और v is volume of solution वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इज लॉ इज चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ क्या कहता है चार्ल्स लॉ क्या कहता था एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ क्या कहेगा कि एट फॉर अ डेफिनेट ऐसा लिख लेते हैं फॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम फॉर अ डेफिनेट कंसंट्रेशन लिख लेते हैं फॉर अ डेफिनेट concentration the osmotic pressure which is pi is directly proportional to the absolute temperature तो इसे हम कैसे लिखेंगे पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी तो इसे हम पाई इक्वल्स टू सी आर टी वेयर आर इज कॉल्ड या फिर इसे सी एस टी भी लिख देते हैं ठीक है सी एस टी या एस सी टी लिख दो एस इंटू सी टी वेयर आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम हम लोग यूज कर लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एस को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं which is same as r 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 ठीक है तो अब हम लोग लिमिटेशंस देख लेते हैं इसकी limitations of Van't law Van't equation limitations of Van't equation लिमिटेशन क्या क्या है नंबर 1 लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट इज वैलिड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ही एप्लीकेबल है वोलेटाइल सॉल्यूट पे ये अप्लाई नहीं होती है नंबर 2 द सॉल्यूट should not undergo association or dissociation or any chemical reaction
विथ सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो सोल्यूट है हमारा वो इनर्ट होना चाहिए, वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड इज द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई, द टेम्परेचर should not be too high or the concentration should not be too high. Should not be too high. ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। ऑस्मोसिस के बेसिस पे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या ही डाल लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ठीक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और हाइपोटोनिक वो होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? विच हैव हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। और हाइपोटोनिक कौन से होते हैं? विच हैव लो कंसंट्रेशन। तो नेट फ्लो किधर से किधर होगा? नेट फ्लो इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस नेट फ्लो इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर हम इसको लिख दें तो इसका अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लिख लें और इसका पाई 2 लिख लें तो पाई 1 विल बी ग्रेटर देन पाई 2। ठीक है, ठीक है। अगर हम सेम टेम्परेचर पे मेजर करें तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस विल बी द केस। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इसके बाद जो बात आती है वो आती है वांट ऑफ फैक्टर की, जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और ये बात हम लोगों ने कर ली कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और किस पे डिपेंडेंट होती हैं। अब इसे सारे थ्योरी को पढ़ने के बाद यू कैन इजिली एबल टू सॉल्व द फॉर्मूलाज, you can easily able to solve the questions by using the formulas, and you should try at least 10 to 15 questions of each colligative property to get the better understanding of this concept. Till then, thank you, stay healthy and stay study hard.